गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप करेक्ट कर लिए थे। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि दो लेंस जिनकी क्षमता 2.5 डी और 1.5 डी है। अब यहाँ पे डी से मतलब हमारा किससे है, तो डी से हमारा मतलब है डायोप्टर से। ध्यान रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। आप लोगों से पूछ दिया जाएगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको हम शॉर्ट में डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डी से मतलब डायोप्टर से है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि दो लेंस जिनकी क्षमता 2.5 डायोप्टर और 1.5 डायोप्टर है को एक साथ संयोजित किया जाता है। यानी जो दो लेंस हैं उनको एक साथ यहाँ पे संयोजित किया जाता है। फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है तो नए लेंस की फोकस दूरी होगी। तो हमें यहाँ पे नए लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो दो लेंस दिए गए हैं इनकी क्षमता हमें यहाँ पे दी गई है और इनको एक साथ संयोजित किया जाता है। तो संयोजित करने के बाद नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया था। जब मैं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, इस टाइप के कई क्वेश्चन कराए थे और कहा था एग्जाम में आएगा, और सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। देखिए, इस टाइप के मैंने आप लोगों को कई क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और ये जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन करीब मैंने आप लोगों को 3 से 4 बार पहले ही सॉल्व कराया है। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। अब कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दो लेंस की बात हो रही है, ठीक है। दो लेंस जिनकी क्षमता 2.5 डायोप्टर और 1.5 डायोप्टर है। तो देखिए, पहले लेंस की जो क्षमता है वो हमें 2.5 डायोप्टर दी गई है और दूसरे लेंस की क्षमता हमें 1.5 डायोप्टर दी गई है। तो पहले लेंस की क्षमता को मैं लिखूंगा P1 से। ध्यान रखिएगा, तो P1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, P1 की वैल्यू हमें दी गई है 2.5 डायोप्टर, ठीक है। फिर इसके बाद जो दूसरे लेंस की क्षमता हमें 1.5 डायोप्टर दी गई है, इसको हम लिखेंगे P2। तो P2 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 1.5 डायोप्टर। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे P से ही क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि यहाँ पे हमें लेंस की क्षमता यानी पावर दी गई है, इसीलिए। तो देखिए, पहले लेंस की क्षमता, इसको मैंने P1 लिखा, तो क्षमता कितनी दी गई थी 2.5 डायोप्टर, और दूसरे लेंस की क्षमता को मैंने यहाँ पे P2 लिखा, इसकी क्षमता दी गई थी 1.5 डायोप्टर। यहाँ तक कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लेंसों के संयोजन की क्षमता निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि इनको एक साथ संयोजित किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, लेंसों के संयोजन की क्षमता को निकालेंगे। तो लेंसों के संयोजन की क्षमता P इज इक्वल टू, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे P1 प्लस P2, ठीक है। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया है। तो P1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 2.5 डायोप्टर, प्लस P2 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 1.5 डायोप्टर, ठीक है। तो 2.5 और 1.5 को जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा,
4 मिलेगा और डायोप्टर में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे लेंसों के संयोजन की क्षमता P की वैल्यू को ज्ञात कर लिया है, जो कि हमें 4 डायोप्टर यहाँ पे मिली हुई है। तो अब हम यहाँ पे आसानी से फोकस दूरी को निकाल पाएंगे, जो नए लेंस की फोकस दूरी है उसको अब हम यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो हमने यहाँ पे लेंसों के संयोजन की क्षमता का मान क्या निकाला, ऊपर मैं लिख देता हूँ। P की वैल्यू को अभी हमने निकाला, हमें क्या मिला, 4 डायोप्टर मिला हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब हम लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी निकालेंगे, क्योंकि हमसे यही तो पूछा गया है। तो नए लेंस की फोकस दूरी होगी, कहने का मतलब है हमें यहाँ पे लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी निकालनी है, वही यहाँ पे नए लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, P इज इक्वल टू 100 अपॉन में F। इस फॉर्मूले का यूज क्यों किया है अभी मैं आगे आपको समझा दूंगा। देखिए यहाँ पे P की वैल्यू हमने अभी निकाली, जस्ट हमें क्या मिली थी, 4 डायोप्टर मिली थी। तो आगे हम P की जगह क्या रख देंगे, 4 को रख देंगे, इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, इसके बाद देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में 100 है तो यहाँ पे मैं 100 लिख दूंगा, फिर अपॉन में F की वैल्यू को तो हमें यहाँ पे निकालना ही है। अगर मैं 4 के नीचे 1 लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं, और हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे 4 की मल्टीप्लाई F में, तो हमें मिलेगा 4F इज इक्वल टू 100 की मल्टीप्लाई हम 1 में करवा देते हैं, तो 4F इज इक्वल टू हमें 100 मिलेगा। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, आगे अभी हमें सॉल्व करना है। 4F इज इक्वल टू 100 मिला हुआ है, तो आगे सॉल्व करेंगे 4F इज इक्वल टू 100, या फिर F की वैल्यू को हमें निकालना, तो F इज इक्वल टू 100 और अपॉन में 4। सॉल्व कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 उधर जाएगा क्योंकि 2 बचा हुआ, तो 4 5 जा 20, 25 आएगा। और किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि आपके ऑप्शंस यहाँ पे चेक कर लीजिए, आप लोग जितने भी ऑप्शन दिए गए सेंटीमीटर में दिए गए। तो 25 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, P इज इक्वल टू 100 अपॉन में F, इस फॉर्मूले का यूज क्यों किया, देखिए क्योंकि आपके जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए थे सभी सेंटीमीटर में दिए गए थे, और हमसे यहाँ पे फोकस दूरी पूछी जा रही थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यदि फोकस दूरी अगर हमें सेंटीमीटर में ज्ञात होती है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, P इज इक्वल टू 100 अपॉन में F। ध्यान रखिएगा, तो सभी ऑप्शन हमें सेंटीमीटर में दिए गए थे, इसीलिए जब हमने यहाँ पे लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी को निकाला, या फिर आप बोल सकते हैं कि नए लेंस की जो फोकस दूरी हमने निकाली, तो इसी फॉर्मूले का यूज किया, क्योंकि ऑप्शंस आप लोगों के सेंटीमीटर में दिए गए थे, यानी जो फोकस दूरी का मान आता वो सेंटीमीटर में आता। और मैंने आपको बताया ना कि अगर फोकस दूरी हमें सेंटीमीटर में ज्ञात होती है तो फॉर्मूला यूज करते हैं P इज इक्वल टू 100 अपॉन में F, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हमें जो फोकस दूरी मीटर में ज्ञात हो, ठीक है, मीटर में ज्ञात हो, तो हम क्या करेंगे, तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे P इज इक्वल टू 1 और अपॉन में F, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्मूले का यूज किया तो हमने क्या किया, देखिए हमें यहाँ पे फोकस दूरी को निकालना था, तो P का मान तो हमने पहले ही निकाला था, P की जगह वैल्यू को रखा, फिर उसके बाद यहाँ पे F के मान को हमने निकाल लिया बड़े आसानी से। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप बड़े आसानी से फोकस दूरी को निकाल सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको लेंस की क्षमता भी निकालनी है तब भी आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग 1 से 2 बार जरूर कर लीजिएगा, क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से आयतन का SI मात्रक है, यानी आयतन का SI मात्रक हमसे पूछा जा रहा है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में आया था। मैंने आप लोगों को बताया ना कि 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में मात्रक से रिलेटेड
कई क्वेश्चंस आए थे और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आए थे। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर कई बार कराया हुआ था, मात्रक के ऊपर अलग से वीडियो भी बनाई हुई थी, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने मात्रक वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइएगा, 2022 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, मात्रक वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ही तो होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर ऑप्शन आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है मीटर क्यूब में, ठीक है। जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को कई बार बताया कि 2021 में जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। 3 दिनों तक ग्रुप ए के स्टूडेंट्स का एग्जाम हुआ था और हर एक दिन 3 अलग अलग शिफ्ट में आप लोगों के एग्जाम हुए थे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का किसी भी दिन का और किसी भी शिफ्ट का हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन मुझे कहाँ से मिला, तो मैं आपको बता दूं, जो अरिहंत की लेटेस्ट बुक आई है आप लोगों की एंट्रेंस एग्जाम की 2022 की, उस बुक में एक सेट दिया हुआ है पेपर का, ध्यान रखिएगा, पूरा सेट, यानी फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन पेपर, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का पूरा एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो वही से मैं क्वेश्चंस इंक्लूड करता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वैसे तो आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम 3 दिनों तक हुआ था लास्ट ईयर, हर एक दिन 3 अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता था, टोटल 9 सेट में आपका पेपर बना हुआ था। तो मेरे पास एक सेट अवेलेबल है, तो उसी में से मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में आया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता दूं, मात्रक वाली वीडियो, देखिए एक वीडियो मैंने बनाई है भौतिक राशियों और उनके मात्रक से रिलेटेड, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई क्वेश्चन मिलेंगे। लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बनाई हुई थी, वहां से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में डेली क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 दिनों तक एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक बिजली का मोटर एक वजन उठाने के केबल में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करता है और इसे 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से लपेटता है। तो मोटर की शक्ति है, यानी मोटर की हमें यहाँ पे पावर ज्ञात करनी है, पी की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया था। सो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें पता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बिजली का मोटर एक वजन उठाने के केबल में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करता है, यानी हमें यहाँ पे F की वैल्यू दी गई है, फोर्स की वैल्यू दी गई है, जो तनाव उत्पन्न कर रहा है कितने का कर रहा है, 4500 न्यूटन का। तो F की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 4500 न्यूटन, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है और इसे 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से लपेटता है, तो हमें यहाँ पे V की वैल्यू दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड और हमसे पूछा गया तो मोटर की शक्ति यानी P की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो P इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है F इंटू V। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ था कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा वाला, पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, थ्योरी पार्ट पढ़ाया है, एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं। तो चैप्टर पढ़ लीजिएगा, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी पहले मैंने आपको कराया है। तो यहाँ पे F की जगह हम क्या रखेंगे, 4500 को रखेंगे, ठीक है, क्योंकि F की वैल्यू हमें यही तो दी गई है और V की वैल्यू हमें 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4500 की मल्टीप्लाई आप 2 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 9000,
ठीक है, क्या मिलेगा 9000। और देखिए शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है, तो 9000 वॉट। अब देखिए जब आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो 9000 वॉट आपको लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए वॉट को हम क्या करेंगे, किलो वॉट में चेंज करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं 1 किलो वॉट बराबर आपका कितना वॉट होता है, तो 1 किलो वॉट बराबर होता है 1000 वॉट के। ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है। तो यहाँ पे 9000 वॉट हैं, तो 9000 वॉट में कितने किलो वॉट हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे 9 किलो वॉट हो जाएंगे। कितने, 9 किलो वॉट हो जाएंगे। तो 9 किलो वॉट यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए मैं आपको ऑप्शन में चेक करवा देता हूं, 9 किलो वॉट यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जब हमने सॉल्व किया P इज इक्वल टू एफ इंटू वी किया, एफ की वैल्यू हमें यहाँ पे 4500 न्यूटन ये दी गई थी, वी की वैल्यू क्या थी, 2 थी। ठीक है, रुकिए मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ ये, और यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड थी वी की वैल्यू। अब इसके बाद जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमें क्या मिला, 9000 मिला था। और क्योंकि हम पावर यानी शक्ति को निकाल रहे हैं, सामर्थ्य को निकाल रहे हैं, तो शक्ति या फिर आप सामर्थ्य बोलिए, इसका मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। तो 9000 ये आपका वॉट में आया था, तो 9000 वॉट आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, 9000 किलो वॉट दिया है, वॉट नहीं दिया गया है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम वॉट को किलो वॉट में चेंज करेंगे तो हमें 9 किलो वॉट मिलेगा। कैसे चेंज किया, ऊपर अभी मैंने आपको समझा दिया है। तो 9 किलो वॉट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोगों से पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये भी आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपका है, ध्यान रखिएगा। पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 10.0 ग्राम या फिर आप बोल सकते हैं 10 ग्राम CaCO3 गर्म करने पर 4.4 ग्राम CO2 तथा 5.6 ग्राम CaO देता है। उपर्युक्त प्रेक्षण सहमत है। ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 और इसके अलावा 2019 में भी पूछा गया था। आप लोग पेपर चेक कर लीजिएगा, यही सेम क्वेश्चन था, बस ऑप्शन थोड़ा अलग कर दिया गया था। और देखिए आंसर भी सेम आएगा, ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ पे संख्याएं भी नहीं बदली गई थी। पहले 2019 में पूछा गया, फिर 2020 में पूछ लिया गया। जब मैं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया था। कहा था क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया था। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10.0 ग्राम या फिर आप बोल सकते हैं 10 ग्राम CaCO3 गर्म करने पर 4.4 ग्राम CO2 तथा 5.6 ग्राम CaO देता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्शन लिख लेंगे। क्या दिया है, CaCO3 दिया हुआ है और इसकी मात्रा हमें क्या दी गई है, 10.0 ग्राम, या फिर आप सीधे सीधे 10 भी लिख दीजिए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 10 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाए फिर 0, तो इसका मतलब 10 ग्राम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद गर्म करने पर लिखा है, गर्म करने पर तो मैं यहाँ पे सिंबल बना देता हूं। तो गर्म करने पर क्या मिल रहा है हमें, देखिए 4.4 ग्राम CO2 तथा 5.6 ग्राम CaO। तो देखिए CaO को हम पहले लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे पहले CaO लिख देता हूं। इसकी मात्रा क्या दी गई है हमें, 5.6 ग्राम, तो 5.6 ग्राम ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर इसके बाद प्लस, फिर इसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिला, CO2, तो मैं यहाँ पे CO2 लिख देता हूँ और इसकी मात्रा क्या दी गई है, 4.4 ग्राम दी गई है, तो ये मैं लिख देता हूँ। तो देखिए ये जो CaCO3 है ये आपका क्या है, ध्यान रखिएगा, ये आपका अभिकारक है। क्या है, ये अभिकारक है, ये आप सब लोगों को पता है, कई बार मैंने आपको अभिकारक के बारे में बताया है। और इसके बाद जो हमें यहाँ पे मिल रहा है रिएक्शन होने के बाद CaO प्लस CO2, ये क्या है, ये उत्पाद है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, ये उत्पाद है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसकी मात्रा क्या दी गई, 10.0 ग्राम दी गई है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ
0 ग्राम, या फिर आप 10 ग्राम बोल सकते हैं। और फिर इसके बाद जो उत्पाद है अगर आप इसको ऐड करेंगे, देखिए 5.6 ग्राम ये CaO की मात्रा, फिर इसके बाद CO2 की मात्रा 4.4 दी गई है। इसको ऐड करेंगे 6 4 10, यहाँ पे 0 लिखेंगे, कैरी 1 आएगा, 5 4 9 और प्लस एक कैरी को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10, यानी 10.0 ग्राम ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ भी 10 ग्राम अभिकारक का द्रव्यमान आप इसे बोल सकते हैं। फिर इसके बाद जो उत्पाद मिला इसको ऐड किया, इसका भी द्रव्यमान हमें यहाँ पे 10.0 ग्राम मिला हुआ है, यानी क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो क्या हो जाएगा, जो उपर्युक्त प्रेक्षण है ये किससे सहमत है, ये आपका सहमत होगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, या फिर आप बोल सकते हैं द्रव्य की अविनाशिता के नियम से। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान है। अभिकारक का द्रव्यमान कितना दिया है, 10.0 ग्राम, या फिर आप बोल सकते हैं 10 ग्राम। फिर इसके बाद जो उत्पाद मिला दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे यहाँ भी हमें 10.0 या फिर आप बोल सकते हैं 10 ग्राम मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। तो ये जो प्रेक्षण है किससे सहमत हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से सहमत हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्य अविनाशी है, अर्थात द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया से पूर्व था। तो अभी आप लोगों ने देखा कि अभिक्रिया से पूर्व भी 10.0 ग्राम और अभिक्रिया के बाद भी 10.0 ग्राम मिला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। अब देखिए यहां से आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है इसको सर्वप्रथम रसियन वैज्ञानिक लामनोसाव ने प्रतिपादित किया था। किसने, मैं आपको लिख के बता देता हूं, लामनोसाव ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, ये मैंने यहां पे लिख दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन बाद में लेवोशिये ने इस नियम की पुष्टि की थी। किसने की थी, मैं यहां पे लिख के आपको बता देता हूं, लेवोशिये ने इस नियम की पुष्टि की थी। ध्यान रखिएगा, मैं आपको रिपीट करके बता दूं। देखिए जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, या फिर आप इसे द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी बोल सकते हैं, चाहे द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलिए चाहे द्रव्य की अविनाशिता का नियम बोलिए। तो देखिए इस नियम को सर्वप्रथम रशियन वैज्ञानिक लामनोसाव ने प्रतिपादित किया था, सर्वप्रथम, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो इस नियम की पुष्टि है, इस नियम की पुष्टि बाद में लेवोशिये ने की थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में आपको लामनोसाव भी लिखा हुआ मिल सकता है या फिर ऑप्शन में आपको लेवोशिये भी लिखा हुआ मिल सकता है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम या फिर द्रव्य की अविनाशिता का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो आपको ऑप्शन में इन दोनों नामों में से, लामनोसाव या फिर लेवोशिये में से एक ही नाम लिखा हुआ मिलेगा। ये दोनों नाम आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे, कि तो लामनोसाव लिखा रहेगा कि तो आपका लेवोशिये लिखा रहेगा। मैं आपको बता दूं 2021 में आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, थोड़ा दूसरे टाइप से पूछा गया था। तो देखिए ऑप्शन में आपका लेवोशिये दिया था, लेवोशिये लिखा था, या फिर आप लेवोशियर भी बोल सकते हैं, लेवोशिये को लेवोशियर भी लिखा जाता है।
तो ये आपका ऑप्शन में दिया गया था, लामनोसाव नहीं दिया गया था। तो ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। ये मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था, कहा था ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और सेम टू सेम 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो मैं आपको बीच बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता रहता हूँ उसको नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं द्रव्यमान संरक्षण के नियम से ये प्रेक्षण सहमत है। और देखिए यहाँ पे आपको द्रव्यमान संरक्षण की जगह द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो चाहे द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलिए, चाहे द्रव्य की अविनाशिता का नियम बोलिए, बात एक ही होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि जल की यहाँ पे होगा, ठीक है, जल की स्थायी कठोरता निम्न की उपस्थिति के कारण होती है। क्वेश्चन क्या है कि जल की, यहाँ पे की कर लीजिएगा, तो जल की स्थायी कठोरता निम्न की उपस्थिति के कारण होती है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कई बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया, 20 में आया और 21 में भी आया हुआ था। जब मैं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था तब भी एक क्वेश्चन कराया था, 2019 में कराया था, और जब मैं 2021 की प्रिपरेशन करा रहा था तब भी कराया था, कहा था एग्जाम में आएगा। और ये क्वेश्चन आपका लगातार रिपीट हो रहा है, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। अब देखिए 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एवं सल्फेट्स के कारण। ऑप्शन बी दिया है सोडियम एवं पोटेशियम के क्लोराइड्स एवं सल्फेट्स के कारण। ऑप्शन सी दिया है सोडियम के क्लोराइड्स के कारण। ऑप्शन डी सोडियम के सल्फेट्स के कारण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल की स्थायी कठोरता निम्न की उपस्थिति के कारण होती है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, यानी कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एवं सल्फेट्स के कारण। ये आपको ध्यान रखना है, यानी जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एवं सल्फेट्स के कारण होती है। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम की जगह आपको Ca लिखा हुआ मिल सकता है और मैग्नीशियम की जगह Mg लिखा हुआ मिल सकता है। ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि Ca एवं Mg के क्लोराइड्स एवं सल्फेट्स के कारण। ये भी आपको ध्यान रखना है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम को Ca से, मैग्नीशियम को Mg से हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अम्ल से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए थे 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में, और जैसे क्वेश्चंस मैंने कराए थे सेम टू सेम आए थे। तो अम्ल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सब पढ़ लीजिएगा, और इस टॉपिक पर मैं जल्द ही एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और एसिटिक एसिड या फिर एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है CH3COOH, ध्यान रखिएगा। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचने लगेंगे कि सिरके का भी रासायनिक सूत्र होता है, तो हाँ होता है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कई बार बताया है। देखिए सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल,
एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इसीलिए सिरके का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CH3COOH। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3COOH होता है। नोट कर लीजिएगा, कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। और सिरके में अम्ल कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सी राशि केल्विन में मापी जाती है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका है। 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। मैंने आपको कई बार बताया कि बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में, और यूनिट यानी मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के आए हुए थे। और एक ही सेट में, यानी एक ही सेट के पेपर में करीब 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके मात्रक से ही पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि केल्विन में मापी जाती है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी ताप, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो देखिए आप सब लोगों को मैंने कई बार बताया हुआ है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन कई बार कराया था, ताप का मात्रक क्या होता है। तो आप क्या बोलेंगे, केल्विन होता है, यही तो बोलेंगे ना, ताप का मात्रक केल्विन होता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि केल्विन में मापी जाती है। तो केल्विन में क्या मापी जाती, कौन सी राशि, ताप ही तो मापी जाती है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन को उल्टा कर दिया गया, आपसे यहाँ पे ताप का मात्रक नहीं पूछा गया, यहाँ पे ये पूछ लिया गया कि केल्विन में कौन सी राशि मापी जाती है। तो केल्विन में तो ताप मापी जाती है, ताप वाली राशि यही तो होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग एक बार जरूर कर लीजिएगा, मात्रक से रिलेटेड वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर से मात्रक वाली वीडियो बना दूंगा। अगर आप मात्रक वाली वीडियो फिर से चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर आप चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा 2022 की फिजिक्स की, वहाँ भी आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप बोलेंगे फिर से बना दीजिए तो फिर से मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ताप। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का कई क्वेश्चन मैंने आपको पहले सॉल्व कराया है। 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में आया था। जब मैं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, इस टाइप के कई क्वेश्चन कराए थे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है। तो पिंड बल की दिशा में, ध्यान रखिएगा, ये वाली जो लाइन है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पे फोकस करना है। क्यों फोकस करना है अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है जो पिंड है वो बल की दिशा में 45 डिग्री कोण से 1 मीटर गति करता है। कितनी, 1 मीटर। तो देखिए यहाँ पे 1 न लिख करके एक हिंदी में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। तब बल के द्वारा किया गया कार्य ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। देखिए ये क्वेश्चन शायद ही आपको देखने में इजी लग रहा हो, लेकिन इतना इजी है नहीं। जब मैं सॉल्व करूंगा अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, जब सॉल्व कर लेंगे लास्ट में पहुंचेंगे तो वहां पे आपको आंसर समझ में नहीं आएगा कि आंसर कैसे आएगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 20 न्यूटन का एक बल, यानी फोर्स की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 20 न्यूटन। तो फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, 20 न्यूटन इसकी वैल्यू दी गई है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो पिंड बल की दिशा में 45 डिग्री के कोण से 1 मीटर गति करता है। गति करने का मतलब विस्थापन कितना हो रहा है, S की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, ये हमें 1 मीटर दी गई है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या पता है, हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई है, 45 डिग्री। तो मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू को 45 डिग्री
यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिए। फिर हमसे पूछा गया कि बल के द्वारा किया गया कार्य होगा, यानी वर्क, W की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, W इज इक्वल टू F इंटू S, फिर इसके बाद इंटू यहाँ पे कॉस थीटा आपका आएगा। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आएगी, जो हम यहाँ पे W की वैल्यू को निकालेंगे, जो हम यहाँ पे कार्य निकालेंगे, वो आपका पॉजिटिव में आएगा, धनात्मक कार्य होगा। अब धनात्मक क्यों होगा ये समझ लीजिए, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है, तो पिंड बल की दिशा में 45 डिग्री कोण से 1 मीटर गति करता है। जो पिंड है वो बल की दिशा में ही गति कर रहा है। जब बल की दिशा में गति करेगा, जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस लाइन पे हमें फोकस करना है। जब पिंड यहाँ पे बल की दिशा में गति कर रहा है, तो जो हमारा वर्क होगा, कार्य होगा, वो पॉजिटिव होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए अगर यहाँ पे विपरीत होता तो क्या होता, जो कार्य होता वो ऋणात्मक होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है, तो पिंड बल की दिशा में 45 डिग्री कोण से, ठीक है, बल की दिशा में 45 डिग्री की कोण से 1 मीटर गति करता है, ठीक है। अगर ये बल की विपरीत दिशा में होता तो कार्य हमारा निगेटिव होता, लेकिन बल की दिशा में है तो पॉजिटिव होगा, इसीलिए मैंने आपसे कहा था, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, चलिए वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं। तो देखिए F की वैल्यू हमारे पास 20 न्यूटन है, फिर इसके बाद इंटू S की वैल्यू 1, फिर इसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। यहाँ तक मैंने लिख दिया है, ठीक है, कॉस 45 तक। अब देखिए यहाँ पे नीचे जगह है नहीं, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, इसको मैं साफ कर देता हूँ। और ये वाली लाइन में फिर से लिखूंगा ऊपर 20 इंटू 1 इंटू कॉस 45 डिग्री, ये हमें मिला हुआ है। तो मैं ऊपर लिखता हूँ 20 इंटू 1 इंटू कॉस 45 डिग्री, ये हमें मिला हुआ था। अब सॉल्व करते इसको, तो देखिए 20 की मल्टीप्लाई अगर आप 1 में करवाएंगे तो आपको 20 मिलेगा, ठीक है। रुके सही से लिख देता हूँ, 20 मिलेगा। फिर cos 45 की वैल्यू क्या होती है, कई बार मैंने आपको बताया है 1 में √2 होती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 20 की मल्टीप्लाई आप 1 में करवा दीजिए, 20 मिलेगा और फिर अपॉन में √2 मिलेगा। तो यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो 20 √2 आपको कहीं लिखा ही नहीं मिलेगा। यहीं पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं अब आगे क्या करें। तो कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे परमेयीकरण करेंगे, √2 से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, बस कुछ नहीं करना, बस यही स्टेप आपको अपनी तरफ से करना है। 20 की मल्टीप्लाई √2 में तो 20 √2 आपको मिलेगा। फिर इसके बाद √2 की मल्टीप्लाई √2 में तो रूट हट जाएगा और 2 आपका आ जाएगा। और फिर इसके बाद 2 1 जा 2 और फिर इसके बाद 2 10 जा 20, बचा क्या 10 और यहाँ पे √2, तो इसको हम क्या लिखेंगे 10 √2। और किस में आएगा, क्योंकि कार्य को निकाल रहे हैं तो देखिए जूल में आपका आएगा, ठीक है, किस में आएगा, जूल। तो 10 √2 जूल, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लास्ट में ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई करनी है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। अगर यहाँ तक आप सॉल्व भी कर लेते हैं, 20 √2 ले भी आते हैं, तब भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके सॉल्व करेंगे, आपको 10 √2 जूल मिलेगा। कहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चन की, आपसे क्वेश्चन ये दोबारा भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक एक स्टेप मैंने आपको डिटेल में बताया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपका एक न्यूमेरिकल ही दिया गया है। क्वेश्चन है कि एक पिंड एक समान त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा 8 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिमान है, 4 सेकंड पश्चात उस पिंड का वेग क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है।
चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अभी कल ही मैंने आप लोगों को फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बताई हुई थी, वहां पे सब कुछ मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ना है, और मैक्सिमम सिलेबस मैंने आपका कंप्लीट कराया है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको करनी है, कौन सा चैप्टर आपको रिवाइज करना, सब कुछ बता दिया है। वीडियो देख लीजिएगा वो वाली, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हमको पता है। यहाँ पे लिखा है कि एक पिंड एक समान त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा 8 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिमान है। तो प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास है 8 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए एक पिंड एक समान त्वरण, त्वरण को हम इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू इसकी क्या दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे गतिमान है, फिर हमसे पूछा गया 4 सेकंड के पश्चात उस पिंड का वेग क्या होगा। टी की वैल्यू यानी समय कितना दिया है 4 सेकंड दिया गया, लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर पूछा गया कि इसका वेग क्या होगा, v की वैल्यू को हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए u की वैल्यू पता, a की वैल्यू पता, t की वैल्यू पता, तो v की वैल्यू को निकालना है। तो कौन सा इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे गति का वो वाला इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इसी इक्वेशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए v की वैल्यू को निकालना है, u की वैल्यू हमारे पास है 8, फिर इसके बाद प्लस, फिर इसके बाद a की वैल्यू हमारे पास है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद t की वैल्यू देखिए ये a और t इंटू में होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे t की वैल्यू 4 सेकेंड है। तो देखिए फिर इसके बाद v इज इक्वल टू 8, तो आपका ऐसे ही रहेगा प्लस, फिर 2 की मल्टीप्लाई 4 में करवाएंगे 8, तो देखिए v इज इक्वल टू 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 और मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेग को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 16 मीटर पर सेकेंड, यही इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका सिंपल है, बस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए अगर आपको इक्वेशन लगाने का तरीका पता है, देखिए जब आप लिखते हैं वैल्यूज जो आपको दी होती है ना, वहीं से पता चल जाता है कि कौन सा इक्वेशन अप्लाई होने वाला है। तो ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही सॉल्व कराए, इक्वेशन सभी बताए हैं, पढ़ लीजिएगा। तो 16 मीटर प्रति सेकेंड कहाँ पे दिया है, ये ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिनेबार निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2017 में आया हुआ क्वेश्चन आपका है। देखिए धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, जहां पे मैंने आपको धातु और उनके अयस्क के बारे में और उनके रासायनिक सूत्र के बारे में बताया है। और एक वीडियो और बनाई है जहां पे मैंने आपको धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। 2 वीडियो इस टॉपिक पर बनाई है, दोनों ही वीडियो आपको मिल जाएंगी। चैनल पर जाइएगा, 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको चेक कर लेनी है, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए दिया है कॉपर का, ऑप्शन बी पारे का, ऑप्शन सी लेड का और ऑप्शन डी जिंक का। तो देखिए जो सिनेबार है ना, ये किसका अयस्क होता है, ये होता है पारे का, ठीक है। पारे की जगह आपको यहाँ पे मरकरी भी लिखा हुआ मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। मरकरी को ही पारा, पारे को ही मरकरी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए मरकरी की जगह या पारे की जगह आपको ऑप्शन में Hg भी लिखा हुआ मिल सकता है। पारे को या फिर मरकरी को हम शॉर्ट में Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे सिनेबार लिखा हुआ है, सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है, सिनेबार का अगर रासायनिक सूत्र आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे, Hg, इसके आगे केवल S लगा दीजिए बस। तो HgS ये सिनेबार का रासायनिक सूत्र होता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए मैंने आपको धातु और उनके अयस्क के बारे में प्लस रासायनिक सूत्र भी उनके बताए हुए हैं।
अयस्क के, क्योंकि रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछ लिया जाता है तो पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पारे का, या फिर आप मरकरी बोल सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे Hg लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि पारे को हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में। और देखिए सिने बार का फॉर्मूला Hg और इसके आगे S लिख दीजिए, बस HgS होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 10 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के आंसर अपने आप करेक्ट कर लिए थे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।